सबने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है। आप सबने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, राजस्थान की यह धरती राणा सागा की धरती है, उदय सिंह जी की धरती है, पन्ना धाई की धरती है, मीराबाई की धरती है और यह राणा प्रताप की धरती है। मेरे बहनों भाइयों, शौर्य और पराक्रम की कहानियां यहां के कण कण में रची बसी हैं। इस सच्चाई को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज आपके बीच चुनाव के लिए आया हूं। वैसे तो हर चुनाव का एक अपना महत्व होता है, परंतु इस बार का चुनाव मैं मानता हूं कि पहले हुए चुनाव से यह सर्वथा भिन्न है। इस बार का चुनाव हो रहा है तो राजस्थान को बचाने का चुनाव हो रहा है। राजस्थान को बचाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 5 वर्षों में यह प्रदेश विकास की राह छोड़कर बर्बादी की राह की ओर बढ़ चला है और इस संकट से राजस्थान को कोई बचा सकता है तो राजस्थान की जनता ही बचा सकती है। कानून और व्यवस्था के गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत सुरक्षित नहीं रह गई और यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी राजस्थान की महिलाएं कभी कभी एफआईआर जो दर्ज कराती हैं वो गलत कराती हैं, झूठी एफआईआर दर्ज कराती हैं। गहलोत साहब, मैं कहना चाहता हूं, जिस हुक्मरान के हुकूमत में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उस हुक्मरान को हुकूमत करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो गए हैं। मैं देख रहा था नाम, मैंने पूछा कि गंभीर हत्याएं जो राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद हुई है कौन कौन सी है। उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काट दिया गया, भीलवाड़ा में तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतन लाल सोनी, झालवाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, अलवर में हरीश जाटव, योगेश जाटव, चिरंजीव राव सैनी, योगेंद्र लाल भैरथल की भी मृत्यु जिस प्रकार से हुई है और जिस प्रकार से यह माहौल बिगाड़ा गया है, मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं राजस्थान में कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जयपुर में एक रोड रेज की घटना होती है। उस रोड रेज की घटना में आप यदि हंगामा होता है तो उसके बाद 50 लाख रुपए देते हैं मुआवजे के तौर पर, सरकारी नौकरी देते हैं, डेयरी भूत दिया जाता है। परंतु तापड़िया की यदि हत्या होती है, वाल्मीकि की हत्या होती है, जाटव की हत्या होती है, सैनी की होती है, सोनी की हत्या होती है, तो सरकार के मुंह में दही जम जाती है। बहनों भाइयों, जोधपुर दंगे की आग में जल रहा था और हमारे गहलोत साहब कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। बहनों भाइयों, विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। जब तक कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते जयपुर में रोड रेज की घटना के बाद तो आपने 50 लाख रुपए दिया, सरकारी नौकरी दे दी, डेयरी बूथ दे दिया, लेकिलेकिन यहां सब सारी जो हत्याएं हुई है तापड़िया की, वाल्मीकि की, जाटव की, सैनी की, इनका क्या कसूर था? क्या इनको यह नहीं दिया जाना चाहिए? बहनों भाइयों, हम लोग जाति पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। बहनों, सांप्रदायिकता की आग आप चाहते हैं बराबर यहां सुलगती रहे, चलती रहे, ताकि आपको हुकूमत में आने का और इस राजस्थान के लोगों पर हुकूमत करने का अवसर मिल जाए।
जोधपुर हो, जयपुर हो, टोंक हो, करौली हो, जहां भी हम लोग जाते हैं उपद्रवी और अवांछित जो तत्व हैं उनका तांडव और उसकी बराबर लोगों के द्वारा चर्चा सुनने को मिलती है। कैसे राजस्थान का विकास हो? बहनों भाइयों, मैं समझता हूं वो समय आ गया है कि इस सरकार को अब जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आनी चाहिए। ऐसा आप लोगों ने कोई त्योहार नहीं देखा होगा जबकि लूट न हुई हो, हिंसा न हुई है, पत्थरबाजी न हुई और इसकी खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित न होती रही। हालात इतने खराब हैं कि कांग्रेस के विधायक खुद कहती हैं कि मैं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हूं। जब विधायक की हाल है बहनों भाइयों, तो आप सबका क्या होगा, इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। और वो महिला विधायक है, क्या होगा हमारी बहन बेटियों का? एक 8 साल की बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, उनके साथ जो कुछ हुआ। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन मासूम बच्चियों का अपराध क्या था? गहलोत साहब इस राजस्थान को कहां ले जाना चाह रहे हैं? मैं राजस्थान का हूं यह कहते ही अपने आप सीना 56 इंच चौड़ा हो जाता है बहनों भाइयों, और उस राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रारंभ की हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रही है। इतना ही नहीं, यह कांग्रेस पार्टी भी बहुत पहले से कहती चली आ रही थी कि महिलाओं को भारत की संसद में, भारत की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। 30 वर्षों में जिस काम को नहीं कर पाए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर बहनों भाइयों एक चुटकी बजाते हुए 33% आरक्षण हमारे माताओं और बहनों को दिया। नए उद्योग धंधे इस राजस्थान में खोलने की बात तो बहुत दूर की हो गई। कहां से यहां के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा? स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी यहां पर बहनों भाइयों बद से बदतर हो गई। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है यहां पर, मुझे तो ऐसा लगता है। गहलोत साहब, इस राजस्थान को आप कहां ले जाना चाहते हैं? यहां पर बड़ी संख्या में नौजवान मौजूद हैं। आप नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस कांग्रेस की सरकार ने आपके लिए क्या किया? और मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था, यदि हमारी सरकार बन जाएगी या तो नौजवानों के हाथों को हम रोजगार मुहैया कराएंगे, यदि हम नहीं करा पाए तो उन्हें हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको बेरोजगारी भत्ता यह कांग्रेस की सरकार दे रही है? इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है। बहनों भाइयों, हम लोगों के भी यहां ये हुकूमत है, यह करने की कोई जरूरत करे। राजस्थान की जनता ने आपके हाथों में सत्ता सौंपी थी, तो राजस्थान का विकास करने के लिए सौंपी थी। अब राजस्थान की जनता गहलोत साहब आपसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है कि 5 वर्षों के अंदर आपने राजस्थान के लोगों के लिए किया क्या है। और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो 0 बटा सन्नाटा। अब आपने देखा होगा कि जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने जितना जो भी आवश्यक था राजस्थान के विकास के लिए, वह देने में रंच मात्र भी कोताही नहीं की। अभी हाल की घटना है, उदयपुर में आए थे एयरपोर्ट के टर्मिनल का, नए टर्मिनल का शिलान्यास करने के लिए। राजस्थान में पानी का संकट है, हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि हम आगामी कुछ वर्षों के अंदर ही ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि हमारी माताओं बहनों को अपने घर की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए
दूर दराज स्थानों पर जाकर और घड़े के ऊपर खड़ा रखकर अपने घर को वापस लौटना पड़े, यह भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, आगामी कुछ ही वर्षों के अंदर हम ऐसे हालात पैदा करेंगे, केवल राजस्थान नहीं सारे हिंदुस्तान में बहनों भाइयों, कि हिंदुस्तान का एक घर शेष नहीं बचेगा जहां पर कि नल के माध्यम से जल न मुहैया हो। कर्ज माफी का इन्होंने वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर्ज माफी आप सब लोगों की कर दी कांग्रेस की सरकार की नहीं किया? मोटे अनाज खरीदने की बात उन्होंने कही थी। बाजरा, आपका बाजरा यहां पैदा होता है कोटपुतली में नहीं? बाजरा बिक रहा है। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री, अब क्योंकि यह काम तो राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकार इस काम को नहीं करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक फैसला किया कि जो मोटे अनाज पैदा होते हैं, इन मोटो अनाजों का प्रयोग खाने पीने में ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। और G20 का एक सम्मेलन हुआ था हमारे दिल्ली में, आपको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि बहनों भाइयों, दुनिया के 20 बड़े बड़े देशों से लोग आए हुए थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और G20 के सम्मेलन में भोजन और नाश्ता जो मुहैया कराया गया था, वह ज्वार, बाजरा, इन सब सारी चीजों, मोटे अनाजों का बना हुआ खाना मुहैया कराया गया। मुझे यह बताया गया है कि यहां पर प्रति क्विंटल 1200, 1300, 1400 रुपया बाजरे की कीमत दी जा रही है। आपका पड़ोसी राज्य हरियाणा में जाकर देखिए, वहां पर 2350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की खरीद हो रही है। गहलोत साहब, मैं केवल इस सवाल का आपसे जवाब चाहता हूं, यदि हमारे हरियाणा राज्य में यदि 2305 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की खरीद हो रही है, तो राजस्थान में 2350 रुपया प्रति क्विंटल की दर से कीमत हमारे किसानों को क्यों नहीं मिल सकती? बहनों भाइयों, राजस्थान की हालत ऐसी हो गई है, यहां पर प्रति किसान की औसत आमदनी 12,000 रुपया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत छोटा राज्य है मेघालय। उस मेघालय में औसत आय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह 30,000 रुपये, यानी हमसे 2.5 गुना ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों की चिंता करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम 6,000 रुपया हर परिवार में किसानों को प्रतिवर्ष मुहैया कराएंगे। आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं 6,000 रुपया? हाथ उठाकर बताइए, मिल रहा है? आज सुन लीजिए, अभी 6,000 रुपया मिल गया है, राजस्थान में सरकार बन जाएगी, 12,000 रुपया हर परिवार को मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 है, 12,000 रुपये यहां पर मिलेंगे। बहनों भाइयों, ये किसान ही हमारे हिंदुस्तान का भाग्य भी जाता है। सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जो बहादुर जवान खड़े हैं, उसमें 90% यदि किसी के औलाद हैं तो हमारे किसान भाइयों की औलादें हैं, जो वहां पर सीना चौड़ा करके अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए गए। क्या क्या मोदी जी की सरकार ने किया है, कि मैं सारी चीजों की मैं चर्चा करना प्रारंभ करूं, लेकिन लंबा समय लगेगा, बहुत विस्तार में यहां पर नहीं जाना चाहता। अब एक आयुष्मान भारत योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ की। मैं समझता हूं कि इसका लाभ यहां रहने वाले लोगों को भी मिल रहा होगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। यहां कुछ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? हाथ उठाकर कुछ बताइए। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं मिल रहा। अब यह हमारी राजस्थान की सरकार का दोष है, क्योंकि सीधे राजस्थान के मामले में हमारे प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमने योजना दे दी, कौन कौन से इसके लाभार्थी हो सकते हैं इसको चिन्हित करना, इनकी पहचान करना गहलोत साहब आपकी जिम्मेदारी है। आपने किया होता तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में लगभग 33% लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिल गया होता है। और आयुष्मान भारत की योजना एक ऐसी योजना है
कि गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, इलाज के अभाव में वह दम नहीं तोड़ दे पाएगा। 5 लाख रुपए तक का 1 साल का मुफ्त इलाज उसका होगा इस योजना के अंतर्गत। और ये 5 लाख रुपए में उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई तो अगले साल भी 5 लाख रुपए का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा।